ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी शुरू होती है भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट की खुफिया डायरी में टाइप किए जा रहे उन मैसेज से, जो आधी रात को भारत में भेजे जा रहे थे जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट के पास वो जानकारी थी जो बांग्लादेश में तख्ता पलट करने का खुफिया षड्यंत्र था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी, हमारे खुफिया सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर ये सभी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो अब कई मीडिया संस्थानों के पास भी पहुंच गई है। वैसे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट की जानकारी शेख हसीना को भी थी, क्योंकि उनको कुछ इनपुट मिल गए थे बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी और भारत से कि तख्ता पलट हो सकता है और कौन कर रहा है। इसकी आशंका हसीना ने पहले ही जाहिर कर दी थी। लेकिन अब चलते हैं शुरुआत से, जब पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का गठजोड़ फिर से शुरू हो जाता है और अपने हित साधने के लिए दोनों एक साथ मिल जाते हैं। फिर से इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान में खेल शुरू होता है, जब अमेरिका कहता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कि इमरान को हटाओ और इमदाद पाओ। इसके दस्तावेज लीक हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट सफलतापूर्वक हो जाता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद फिर से पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां साथ में बहुत नजदीकी से काम करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने साथ में काम किया था बहुत अच्छे से, जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर भेजना था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के एजेंट्स को ट्रेन किया और फिर पाकिस्तान के एजेंट बन गए अमेरिका के एजेंट जैसे आधुनिक, खतरनाक, खूंखार और इंफॉर्मेशन निकालने वाले कमाल के जासूस, जो आज भी भारत का सिरदर्द इसलिए ही बने रहते हैं और कभी कभी भारत को अपनी कला से मात भी देते रहे हैं, कश्मीर से लेकर भारत में हमले कराने। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने मिलकर अब की बार बांग्लादेश में खेल कर दिया और यह खेल फिर से सफलतापूर्वक खेला गया। भारत सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखता रहा, कागजों पर अपनी चाल चलने के इंतजार में। भारत अभी भी लगता है इंतजार कर रहा है और पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों कराया और तख्ता पलट कराने से उनके हित कैसे जुड़े हुए हैं। तो दोनों के हित समझते हैं। पहले पाकिस्तान के हित समझते हैं। देखिए, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, और पूर्वी पाकिस्तान टूटकर 71 में अलग देश बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया और वहां मुक्ति वाहिनी से लेकर और जो तमाम बंगाली थे वो खड़े हो गए। और आप सबको याद होगा कि किस तरह से वहां पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश के जमीयत के जो कट्टरपंथी है उनके साथ मिलकर किस तरह का वहां क्या क्या नहीं किया। ऐसा बताया जाता है, बांग्लादेशी कहते हैं कि 30 लाख से ज्यादा वहां लोगों को मारा गया था। बहुत सारी महिलाओं के साथ दुराचार किया गया था और उस दुराचार से पैदा होने वाले बच्चे अलग अलग देशों में आज भी रह रहे हैं, जो हमें कई सारे उस वक्त के जो इंडियन आर्मी के लोग थे और काम कर रहे हैं, और आज भी जो काम कर रहे हैं बहुत सारे मीडिया के लोग और बहुत सारे कार्यकर्ता, उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो जो अवैध बच्चे थे वो किस तरह से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी में आज भी रह रहे हैं। तो जमात इस्लामी जो था उसके साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज ने वहां कत्लेआम किया था, और पाकिस्तान की फौज का आज भी वो जो जमात इस्लामी है वहां आज भी उनके साथ है। तो पाकिस्तानी फौज यानी कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो उसके एजेंट अभी भी जमीयत के नाम पर वहां हैं और उन्होंने खेल फिर से शुरू कर दिया है। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसमें उनके लोग घुस गए और जो हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, वो उन्हीं तमाम लोगों ने की। तो ये तो था पाकिस्तान का। वहां पाकिस्तान तो शुरू से चाहता है कि बांग्लादेश कभी भी स्टेबल नहीं हो, लेकिन भारत की मदद से बांग्लादेश एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी हो गया था। ये सच्चाई है। भारत की मदद से वहां बहुत सारे कल कारखाने लगे, बहुत सारा भारत का निवेश वहां है और बहुत सारे लोगों को वहां रोजगार मिला, जो लोग इधर उधर भाग रहे थे, और वो लोग फिर बांग्लादेश में ही काम करने लगे। तो बांग्लादेश एक स्टेबल स्टेट यानी कि एक स्टेबल देश बन गया था। लेकिन पाकिस्तान जमात इस्लामी के नाम पर वहां फिर से उसको इस्लामिक देश और तमाम चीजें बनाने में लगा हुआ था पीछे से, और वो अपनी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका का क्या है वहां एजेंडा। अमेरिका वहां चाहता था, अमेरिका बहुत दिन से कह रहा था शेख हसीना से कि हमें जो आप
के समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उस द्वीप को हमें दे, जिस द्वीप का नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। शेख हसीना ने भी सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में बताया था कुछ दिन पहले कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को लीज पर लेना चाहता था और वहां अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, जिससे भारत को घेरा जा सके बंगाल की खाड़ी में। तो शेख हसीना ने मना कर दिया था सेंट मार्टिन द्वीप देने के लिए, और सेंट मार्टिन द्वीप जब अमेरिका को नहीं मिला तो अमेरिका ने खेल कर दिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। अब आगे चलते हैं कि ये हुआ कैसे है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय एजेंट द्वारा भेजी गई पूरी स्क्रिप्ट की कहानी। 5 अगस्त 2024 वो तारीख जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। रात करीब 1 बजे भारतीय खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी गुप्त लोकेशन पर था। वह बांग्लादेश के घटनाक्रम की जानकारी अपने कमांड सेंटर को भेज रहा था। उसे फोन में टाइप करने में वक्त लग रहा था, लिहाजा उसने तमाम जानकारी सादे कागज पर लिखकर उसकी फोटो कमांड सेंटर भेजनी शुरू की, जिसमें बांग्लादेश के तख्ता पलट का सिरा 16 महीने पहले से मिलता है। इस तख्ता पलट के कई राज बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों की डायरी में दर्ज हैं। इन दस्तावेजों में उन चेहरों की जानकारी भी है जिन्होंने तख्ता पलट की योजना बनाई। हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं 2023-24 के बीच के, जो सिलसिलेवार से ये सारी जानकारी दे। इन सब के मुताबिक बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर लिखी। इधर शेख हसीना ने अपने चुनावी अभियान में उन पर अमेरिकी दबाव होने की ओर इशारा किया था। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP के कई नेता CIA के संपर्क में थे। हसीना चुनाव कराने और जीतने में कामयाब रही तो तख्ता पलट पर तेजी से काम शुरू हो गया। अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश में चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियां शेख हसीना को भारतीय एजेंट बताने लगी। इस कैंपेन को 2 रंग दिए जा रहे थे। पहला, भारत ने बांग्लादेश को अपनी एक कॉलोनी या उपनिवेश बनाकर रखा है, और दूसरा, शेख हसीना भारतीय एजेंट हैं जिसने अपना तख्त बचाने के लिए देश को, भारत को बेच दिया है। आगे जो जानकारी है वो है अप्रैल 2024 में शेख हसीना सरकार ने एक अंतरिम सर्वे कराया। उसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता में चुनाव के बाद 10 से 15% की गिरावट देखी। कैंपेन का असर दिखना शुरू हो चुका था। ये बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट के शुरुआती रुझान थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत इससे काफी पहले हो चुकी। बांग्लादेश में 6 जनवरी 2024 को नई सरकार बनने के 2 महीने बाद, यानी कि 8 मार्च 2024 को बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास बांग्लादेश छोड़कर सिंगापुर के लिए निकलते हैं। वहां से पीटर हास थाईलैंड होते हुए अमेरिका जाते हैं और 17 दिन बाद 26 मार्च 2024 को फिर से बांग्लादेश लौट आते हैं, और यहीं इसी यात्रा में पूरा खेल हो जाता है। आधिकारिक तौर पर हास थाईलैंड में कुछ दिन छुट्टियां मनाने के बाद वॉशिंगटन गए थे, लेकिन इसी दौरान अमेरिका में 117 से 119 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बांग्लादेश में चल रहे मानवाधिकार हनन और लोकतांत्रिक हनन का ब्यौरा था। इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया जाना। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में ही आधुनिक हथियारों का एक शिपमेंट थाईलैंड से म्यांमार होते हुए बांग्लादेश के कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी KNF के विद्रोहियों के पास पहुंच चुका। यह संगठन चिटगांव हिल्स की पहाड़ियों में अपनी गतिविधियां चलाता है। ये वही कुकी हैं जिन्होंने मणिपुर में मैती समुदाय पर हमला किया। KNF ने अप्रैल में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी। KNF विद्रोहियों ने 2 अप्रैल 2024 को बांग्लादेश के रूम उपजिले में मौजूद सोनाली बैंक में लूटपाट की। इसके अगले दिन थानची उपजिला में सोनाली बैंक और कृषि बैंक की ब्रांच को लूटने की कोशिश की और पुलिस से 15 हथियार छीन लिए। बांग्लादेश सरकार और KNF के बीच 2023 से शांति वार्ता चल रही थी। मार्च 2024 में ही दूसरे दौर की वार्ता हुई। इसके कुछ दिन बाद ही KNF ने फिर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सूत्रों ने बताया है हमारे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर तख्ता पलट प्लांट का दूसरा पार्ट प्लान किया था। यहीं से हसीना ने संभावित तख्ता पलट को रोकने के लिए जून 2024 में अपने भरोसेमंद बकार उज-जमा को आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त कर दिया, लेकिन उनका यह कदम नाकाफी साबित हुआ। बांग्लादेश पर नजर रखने वाले इंटेलिजेंस सोर्स ने मीडिया को बताया है कि प्रदर्शन को रणनीतिक तौर पर उस समय हिंसक किया गया जब बांग्लादेश आर्मी के पास मोबिलाइज होने की गुंजाइश सबसे कम थी। ये बहुत बड़ी बात है कि
आर्मी को कैसे कैसे फंसा दिया गया और फिर ये पूरा प्लान किया गया। जुलाई के आखिर में अक्सर आधा बांग्लादेश बाढ़ की चपेट में होता है। सिलट में बांग्लादेश की आर्मी 17 और मेमनसिंह में 19वीं डिवीजन है। इसके अलावा बारी साल में आर्मी की 7वीं डिवीजन है। इन तीनों जगह बाढ़ की वजह से आर्मी अपने सैनिकों को चाहकर भी ढाका नहीं बुला सकती थी। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, चल तो बहुत दिन से रहे थे, लेकिन हिंसक उन्हें इसी वक्त किया गया जब उनको पता चला कि यहां बहुत बड़ी संख्या में आर्मी नहीं आ सकती है। जो थोड़ी सी आर्मी थी उससे वो रुके नहीं, और पुलिस से तो बिल्कुल रुके ही नहीं, क्योंकि उसमें वही कट्टरपंथी शामिल हो गए थे जो पाकिस्तान द्वारा तैयार किए हुए। इसके अलावा राजशाही में आर्मी की 11वीं और रंगपुर में 66वीं डिवीजन है, लेकिन हिंसा की पहली वारदात इन्हीं इलाकों से शुरू हुई। इसके चलते यहां से बहुत सीमित मात्रा में सैनिकों को ढाका बुलाया जा सका। आर्मी के पास प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह से 2 ही ऑपरेशन डिवीजन बची, एक खुलना में स्थित 55 डिवीजन और एक ढाका के पास 9 डिवीजन। इन 2 डिवीजन के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल काम था। हमारे इंटेलिजेंस सूत्र ने बताया है कि सैनिकों की कम तादाद के अलावा बांग्लादेश आर्मी के सामने एक और चुनौती थी। बांग्लादेश की आर्मी में बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण है। खासतौर पर नीचे की रैंक में एक बड़ा तबका जमात इस्लामी की तरफ झुका रहता है। वही जमात इस्लामी जो पाकिस्तान का समर्थन करती है और जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर नरसंहार किया था उस वक्त। अगर ऐसे में बांग्लादेश आर्मी प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाने का आदेश देती तो आर्मी में विद्रोह होने का खतरा था। ऐसे हालात में आर्मी ने कुछ न करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर जुलाई 2024 में पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने जमात इस्लामी के जरिए छात्रों के प्रदर्शन में अपने आदमी घुसाने शुरू कर दिए। इसी के बाद प्रदर्शन हिंसक होता चला गया, और जैसे ही ये हिंसक हुआ वैसे ही आर्मी ने फिर बाद में हाथ खड़े कर लिए। आर्मी ने देखा कि कंडीशन खराब होने वाली है, फिर शेख हसीना को जैसे तैसे करके वहां से निकाला गया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा कि किस तरह से वहां पूरे बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय था बांग्लादेश का, उन पर हमले हुए, उनके व्यवसाय पर हमले हुए, उनके मंदिरों पर हमले हुए, उनके घरों पर हमले हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए। आप सबने देखी वो वीडियो, कितनी भयानक वीडियो थी, घरों को जला दिया गया था। जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने कहा है वैसे भी कि अब बांग्लादेश सिर्फ इस्लामिक मुल्क रहेगा और यहाँ जो तमाम मंदिर हैं वो सब हटाए जाएं। जमात इस्लामी को काबू में करके रखती थी शेख। जमात इस्लामी के उस वक्त के जो तमाम नेता थे, जो जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर बंगाली लोगों के साथ अत्याचार किया था, बंगाली लोगों को मारा था, बंगाली महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, उनको जेल में डाला, उनको कारावास की सजा हुई, कुछ को फांसी भी हुई, और कुछ विदेश भाग गए। अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ ब्रिटेन में रह रहे हैं, कुछ कनाडा में रह रहे हैं उनमें, और बांग्लादेश में उनका प्रत्यार्पण नहीं हुआ है। उन तमाम लोगों, अमेरिका उनको बचाता रहा है, अब से नहीं, बहुत पहले से, तभी से। अमेरिका की नाक में भी उस वक्त, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। अमेरिका उस वक्त भी जब 71 का युद्ध हुआ था भारत के साथ, मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ गई थी, तो अमेरिका तब चाहता था कि भारत ये युद्ध ना जीते, और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था तब भी। लेकिन हुआ क्या, जो होना था, वहां के लोगों ने पाकिस्तान को वहां से मार के भगाया और वहां के लोगों ने अपना शासन वहां तैयार किया, एक सेकुलर राष्ट्र। लेकिन अब फिर से वहां अमेरिका और पाकिस्तान उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर तुले हुए पूरी तरह से। और जो लोकतंत्र के नाम पर, जब जैसे ही जमात इस्लामी सरकार में आएगी, वो कभी भी लोकतंत्र को नहीं मानेगी। वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि इस्लामिक गणराज्य बनाना है बांग्लादेश को, पाकिस्तान की तरह इस्लामिक गणराज्य बनेगा। जिस तरह से पाकिस्तान से तमाम अल्पसंख्यक भगा दिए गए वहां से, और कुछ भाग गए, कुछ पे अत्याचार किया, और आज ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, जो 0.5% वहां अल्पसंख्यक बचे हैं, वैसे ही बांग्लादेश में होने वाला है। जो 2.5-3 करोड़ वहां अल्पसंख्यक बचे हुए हैं, उनके साथ वैसे ही होगा, क्योंकि जमात इस्लामी सत्ता में आएगी, ये आप सब लोग देख लेना। और जमात इस्लामी के सत्ता में आते ही, लेकिन यहाँ दोस्तों आसान नहीं हो। अब भारत कोई चुप नहीं बैठने वाला है। देखिए, ये होता है, उस वक्त जब 71 में हुआ था, भारत ने अपना खेल अपनी सेना से इंटरफेयर करके और बंगाली लोगों को बचा लिया। लेकिन यहां ऐसा माना जाता है कि अभी जो हुआ है, शायद भारत मात खा गया है इसमें, तो भारत चुप तो बैठेगा नहीं। तो भारत भी अपने हितों को वहां बचाने के लिए, जो भारत ने वहां करोड़ों
अरबों रुपए का निवेश किया है। उस निवेश को बचाना है, उन हितों को बचाना है। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, अगर बांग्लादेश में कुछ होता है, वहां भी एक और पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, तो वो भारत के लिए ही सिरदर्द बनेगा। जैसे हम एक पाकिस्तान से आज जूझ रहे हैं, अगली बार हमें बांग्लादेश से जूझना पड़ेगा, उसी तरह के। तो भारत अभी चुप नहीं बैठेगा, भारत भी वहां अपना खेल खेलेगा। और शेख हसीना भारत से नहीं जा रही हैं, तो शेख हसीना को ये कहना कि वो कमजोर हैं, तो शेख हसीना कमजोर नहीं है। शेख हसीना भले ही वहां की राजनीति से दूर हो, लेकिन उनकी पार्टी है वहां अवामी लीग, उनकी पार्टी के नेता हैं वहां, उनकी पार्टी का वहां वोट बैंक है बहुत बड़ा। तो अवामी लीग वहां खड़ी है अभी। और अवामी लीग बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र बना के रख रखी थी, वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाती थी। लेकिन जैसे ही अब ये जमात इस्लामी वहां आएगी, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं होगी। और अमेरिका जैसे देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई मानवाधिकारों से, अपने एजेंडे के लिए उनके मानवाधिकार होते हैं। आपने देख लिया बांग्लादेश में कैसा हुआ, बांग्लादेश में जिस तरह के अत्याचार हुए वहां अल्पसंख्यकों पर, अमेरिका की ओर से बहुत लास्ट में जाके, जब बहुत कई दिन बीत गए, तब जाके एक छोटा सा बयान आया है कि हम वहां जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पे वो गलत, तो एक छोटा सा बयान जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ भारत और अमेरिका के बीच भी अभी संबंध कोई अच्छे नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि अभी कैसे आगे बात बढ़ती है और क्या होता है। ये जो खुफिया जानकारियां हैं, ये सारी अलग अलग सोर्स से हमें मिली हैं, और अलग अलग सोर्स के जरिए हमने ये बताया है कि हुआ क्या है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।